नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गुमा। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पूरी दुनिया में चिंता बढ़ गई है। इस बीच दक्षिण अफ्रीका की एक नई रिपोर्ट सामने आई है। दक्षिण अफ्रीका ने नवंबर के आखिरी हफ्ते में इस वायरस को लेकर दुनिया को आगाह करना शुरू कर दिया था। भारत में भी ओमिक्रॉन के 2 केस मिल चुके हैं। ये दोनों केस कर्नाटक में मिले हैं और इनमें से एक मरीज तो यूएई भी चला गया है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच जयपुर में दक्षिण अफ्रीका से लौटे परिवार के 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव मिले। अब दक्षिण अफ्रीका के शुरुआती डेटा के आधार पर गुरुवार को एक रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर कई बातें सामने आई हैं। इस स्टडी के मुताबिक अब तक दक्षिण अफ्रीका के 9 प्रांत में से 5 प्रांत में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि वायरस के इस वेरिएंट के पूरे दक्षिण अफ्रीका में मौजूद रहने की संभावना है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा और बीटा की तुलना में 3 गुना ज्यादा रिफेक्शन फैला रहा है, और यानी कि जो लोग कोविड-19 से पहले संक्रमित हो चुके हैं उनके भी फिर से इन्फेक्ट होने का खतरा है। रिपोर्ट के मुताबिक 27 नवंबर तक कोविड पॉजिटिव हुए हैं 28 लाख लोगों में 35,670 लोगों के दोबारा संक्रमित होने का अनुमान भी है। इधर कोविड से संक्रमित होने के 90 दिनों के बाद अगर किसी शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो इसे री इन्फेक्शन माना जाता है। कई वैज्ञानिक पहले भी कह चुके हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में ज्यादा म्यूटेशन है, जिसकी वजह से ज्यादा संक्रामक भी हो सकता है। वहीं दक्षिण अफ्रीका में जारी इस रिपोर्ट के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है और इस पर वैक्सीन का असर पूरी तरह से नहीं दिख रहा है। हालांकि वैक्सीन अब भी खतरनाक बीमारी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान कर रही है। इसे लेकर अब तक खुलासा नहीं हो पाया है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका हर हफ्ते इकट्ठे किए गए कुल सैंपल के एक छोटे हिस्से पर ही जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका में अब तक ओमिक्रॉन केसों की कुल संख्या को लेकर भी कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका में पिछले कुछ समय से कोरोना केस के दुगने मामले सामने आने लगे हैं और हर रोज लगभग 8 से 8,500 हजार के आसपास कोरोना केस के मामले सामने आए हैं। दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टरों ने पहले कहा था कि उन्हें ओमिक्रॉन के मामलों में हल्की बीमारियां मिली हैं, लेकिन वैज्ञानिक अब कह रहे हैं कि अभी ये तय करना जल्दबाजी होगी कि क्या आगे जाकर ओमिक्रॉन केवल सामान्य दिक्कतों का कारण बनेगा। ओमिक्रॉन के लक्षण काफी हल्के थे, क्योंकि ज्यादातर मामले कम आयु वर्ग के लोगों में रिपोर्ट किए गए थे, लेकिन अब ज्यादा उम्र के लोग भी इस वेरिएंट के शिकार बन रहे हैं। एक संक्रामक रोग विशेषज्ञ का कहना है कि ये वेरिएंट कितना घातक हो सकता है, इसका अंदाजा इसलिए भी लगाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। ऐसे में इन लोगों की इम्यूनिटी बेहतर हो चुकी है और इससे ये पता लगाना मुश्किल हुआ है कि कोरोना का नया वेरिएंट कितना खतरनाक है। अमेरिका, यूरोप समेत दुनिया के करीब 25 देशों में इस नए वेरिएंट से संक्रमित केस मिले हैं। उधर कोरोना वायरस महामारी के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि अब सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। वहीं अगर कोई यात्री कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे आइसोलेट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य के हर जिले में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर एक मेडिकल टीम भी होगी जो यात्रियों के सैंपल इकट्ठा करेगी। यात्रियों की कड़ाई से जांच की जाएगी। किसी यात्री के पॉजिटिव पाए जाने पर उसे आइसोलेशन में भेज दिया जाएगा। जी हाँ, तो आखिरकार कितना ज्यादा घातक है ये नया वायरस, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम इस पर चर्चा करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि कितना एहतियात बरतने की जरूरत है। हमारे साथ डॉक्टर राहुल शर्मा, सीनियर डॉक्टर, यथार्थ हॉस्पिटल से। बहुत स्वागत है डॉक्टर राहुल आपका। हमारे साथ डॉक्टर अनीता रमेश, सीनियर डॉक्टर अपोलो हॉस्पिटल से भी है। बहुत स्वागत है डॉक्टर अनीता रमेश आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर राहुल शर्मा, आप ही से हम समझना चाहेंगे नया वेरिएंट कितना खतरनाक, क्या कुछ अब इसको लेकर जो पहले से संकेत मिल रहे थे, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, क्या वो सच होती हुई नजर आ रही हैं? उतना ही डरावने की और डरने की जरूरत है? जो ये नया वेरिएंट आया है, हम सबको पता है कि जब से कोविड चालू हुआ है तब से इस वायरस में म्यूटेशन हो रहे हैं। बीच में डेल्टा म्यूटेशन हुआ था, डेल्टा प्लस म्यूटेशन हुआ था और अब एक नई ओमिक्रॉन म्यूटेशन आई है।
ओमिक्रॉन म्यूटेशन इसलिए थोड़ा सा कंसर्न है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। साउथ अफ्रीका में जो इसके मामले आए हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि कितनी सीवियर डिसीज ये कर रहा जी है जी। या क्या क्या इसके सिम्टम्स आ रहे हैं। बट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि क्योंकि वेरिएंट चेंज हो गया है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो लोग वैक्सीनेट हो चुके थे पे भी इसका असर आ रहा है। ये एक चिंता का विषय है, जिसमें हमें अभी आई थिंक और रिसर्च और डाटा कलेक्ट करने की जरूरत है, जिससे हमें ये पता चले कि एक्टिविटी ज्यादा है। दूसरी चीज क्लियर है कि वैक्सीनेटेड लोगों पे भी इसका इन्फेक्शन देखने को आ रहा है, बट कितना घातक या कितनी बड़ी महामारी का रूप ले लेता है, इसके लिए अभी और रिसर्च की जरूरत है। बिल्कुल, अभी इसको लेकर कई विशेषज्ञ जो हैं, अभी पूरा सर्च चलेगा। डॉक्टर अनीता रमेश, क्या लग रहा है आपको, पूरे दक्षिण अफ्रीका में मौजूद रहने की संभावना है इसकी, और जो रिपोर्ट आई उससे लग रहा है, लेकिन भारत में, क्योंकि कल आपने सुना स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, 2 केसेस भारत में, कर्नाटक में भी सामने आ चुके हैं, किस तरह से देखते हैं आप इसे? जो 2 केसेस कर्नाटक में आए हैं, तो देखिए जब कोविड का टेस्ट पॉजिटिव होता है, हमको पता नहीं चलता है कौन सा वेरिएंट पे आ रहा है। जब हम जीनोमिक सीक्वेंस करते हैं उसके बाद ही हमको रिपोर्ट मिलता है ये डेल्टा वायरस है कि इनिशियल कोरोना वायरस स्ट्रेन है और ओमिक्रॉन है। सो उसी के लिए जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए वेट करना है। So yes, restriction चाहिए because बहुत सारे cases not only in South Africa, 26 से अभी I think 44 countries in the world जहाँ पे positive दिखाई दिया है Omicron virus का strains। ओके, उसी हिसाब से इंटरनेशनल बॉर्डर्स अभी को सब कोई रेस्ट्रिक्शंस कर रहा है, बिकॉज ये हमको पता है कि ये जो वायरस है, इस वायरस के अंदर अराउंड 45 to 52% ऑफ जेनेटिक मटेरियल चेंज हुआ। स्पाइक प्रोटीन में 26 to 32 म्यूटेशंस हुआ। काफी तेजी म्यूटेशंस है उनका होल जीनोमिक सीक्वेंस में, और ये चेंजेस जेनेटिक मटेरियल चेंज हुआ, उसके लिए इनका डिफरेंट बिहेवियर। ओके, उसके साथ साथ उनका ये स्प्रेड ज्यादा है, स्प्रेडिंग फास्ट, बट कितना विरुलेंट है, विरुलेंट मीन कितना खतरनाक है, उसके बारे में अभी तक छोटा बहुत डेटा आया है। सभी जगह में इट्स माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन, इसके अलावा ज्यादा इन्फेक्शन नहीं है। सो विरुलेंस थोड़ा कम है, बट इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, बिकॉज इतना चेंज हो चुके हैं। और इसीलिए जिस आदमी को वैक्सीन लग चुके हैं और वैक्सीन लगने के भी बाद भी ये वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है। सो इसे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग को डरने का कोई बात नहीं है, बट सतर्क होना चाहिए, क्योंकि एक नया वेरिएंट से कितना दूर तक जाएगा, कितना दिन तक जाएगा, इसके बारे में हमारे पास उतना डेटा नहीं है। बट डेफिनेटली 2 डोजेस, डबल डोज और ट्रिपल डोज वैक्सीनेशन, डबल मास्किंग, 2 मीटर का दूरी मेंटेन करना है। डॉक्टर अनीता, आपसे चर्चा करेंगे इस संबंध में। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े, उनसे हम चर्चा करें। डॉक्टर राहुल, अब अगर हम बात करें उन लोगों की जो कि वैक्सीनेट हो चुके हैं, वैक्सीनेशन को लेकर कहा जा रहा है कि उस पर भी ज्यादा असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये भी अध्ययन का विषय है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को वैक्सीनेट होना है अभी, ताकि जो भी इसके असर हैं वो ना दिख सकें। बदलते रहेंगे, लेकिन वैक्सीन का पार्शियल इफेक्ट सब पे है। इवन जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बता रही है कि जिन लोगों में वैक्सीनेशन था वर्सेस जो लोग नहीं वैक्सीनेट हुए हैं, वैक्सीनेशन हुए लोगों में इस इन्फेक्शन का रिस्क कम है और अभी भी कोई सीरियस केसेस देखने में नहीं आए हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने वैक्सीनेशन ड्राइव को इसकी वजह से हैम्पर ना होने दें। लेकिन जैसे जैसे दुनिया में वेरिएंट चेंज होते रहेंगे, जैसे कि हमने H1N1 में देखा है कि हर साल WHO नई वैक्सीन निकालता है। सो अभी कोविड के लिए हम स्टिल लर्निंग फेज में है। हर महीने, 2 महीने, 3 महीने में हम देख रहे हैं कि इनके वेरिएंट्स आ रहे हैं। बहुत सारे वेरिएंट्स पे अभी भी हमारी वैक्सीन प्रभावी है। तो ये धारणा अभी नहीं बनानी है कि हमारी वैक्सीन ओमिक्रॉन पे इफेक्टिव नहीं है। इट इज स्टिल अ रिसर्च मैटर। अभी भी रिसर्च चल रही है कि वैक्सीन कितनी ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन क्योंकि री इन्फेक्शन आ गए हैं तो इसके लिए थोड़ा सा कंसर्न आ गया है। अगर ऐसा कुछ होता है तो वैक्सीन में भी बदलाव लाए जा सकते हैं और वैक्सीन प्रोग्राम आगे किया जा सकता है। जैसे कि हम बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं कि जिन लोगों को 2 वैक्सीन लग गई हैं, प्रोबेबली बूस्टर डोज जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, हाई रिस्क कैंडिडेट हैं, उनको बूस्टर डोज के लिए भी प्लान किया जा सकता है। लेकिन ओमिक्रॉन आने का ये मतलब कतई नहीं है कि हम अपना वैक्सीन ड्राइव रोक दें। वैक्सीन स्टिल इज द बेस्ट वे आउट। सबसे इफेक्टिव थेरेपी है कि हमें इन्फेक्शन ना लगे और हम इन्फेक्शन की चेन को तोड़ पाए।
इसीलिए वैक्सीनेशन कितनी ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर अनीता, क्या अब आप लोगों को इसके बारे में और संदेश देना चाहेंगी और क्या लोगों को जागरूक करना है? क्योंकि धीरे धीरे हम देख रहे थे लोगों में फिर से वही रवैया शुरू हो गया था, मास्क नहीं लगा रहे थे, लेकिन अब फिर से खतरा बढ़ रहा है। भारत के अगर हम दृष्टिकोण से देखें तो कितना बड़ा खतरा और कितनी गंभीर चैलेंज हम इसको ओमिक्रॉन को मान के चलें? देखिए, अभी हम एंडेमिक स्टेज में चले गए हैं। एंडेमिक मीन्स केसेस बढ़ हैं, ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, 6,000 to 10,000। उसके साथ साथ डेली मॉर्ट 200 to 400 इसलिए उसके बोलते हैं एंडेमिक। मीन्स हम पैंडेमिक से नीचे आ गए, केसेस इज पॉजिटिव बट कन्फाइंड। बट ये नया वायरस का वेरिएंट आ चुके हैं 2 हफ्ता के अंदर, तो उसके लिए सिचुएशन अभी बदल चुका है। पॉपुलेशन को इन्फेक्शन हो चुका है, उसके साथ साथ तेजी से जो वैक्सीनेशन शेड्यूल चल रहा है, ओके, 1 डोज एटलीस्ट 80% को मिल चुके हैं एंड 2 डोजेस 40% के ऊपर इंडिया में मिल चुके हैं। तो इसी हिसाब से कुछ अच्छे हैं कि हमारा इम्यूनिटी अच्छा है, तो इसी में चल रहा है। और उसके अभी जो 2 वीक के अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, तो इसमें थोड़ा बहुत कंसर्न है। पैनिक करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे पास उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। बट एक सोचना है कि यस, आगे का क्या करना है, हमको हेल्थ केयर वर्कर्स को अभी तैयार करना है। पता नहीं है 3rd वेव कैसे तरीके के आएंगे, हॉस्पिटल के बेड्स रेडी करना है, आईसीयू, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी बैठाना है, रिक्रूटमेंट करना है डॉक्टर्स को, ओके, बेड्स एंड आइसोलेशन मेसेज ऑल्सो, जहाँ पे हम लोग होम क्वारंटाइन करते हैं, होटल, स्कूल, उनको भी धीरे धीरे रेडी करना है। इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ट्रैवल ऑल्सो, अगर आपका जरूरत नहीं है और इट्स नॉट एन इमरजेंसी, डोंट फ्लाई, ओके। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सब जगह में है। वैक्सीन का रैंप अप करना है, एटलीस्ट 2nd डोज सबको जल्दी से मिलना है। यहाँ पे तमिलनाडु में डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो गया, वो जा करके घर पे दे देते हैं। बच्चों का भी वैक्सीनेशन जल्दी से शुरू करना है, बिकॉज स्कूल भी खुल चुके हैं। तो ऑलवेज वी हैव टू गियर अप। और उसके साथ साथ हम लोग जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स, हम लोग को बूस्टर और एडिशनल डोज एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल को भी 3rd डोज का जरूरी है, वो भी रैंप अप करना है, उसको परमिशन देना है कि रोल आउट करने के लिए। एंड गवर्नमेंट के लिए सब सेक्टर से तैयारी करना है और रैपिड टेस्टिंग करना है, और जब टेस्ट होंगे पॉजिटिव स्ट्रेन को जीनोमिक टेस्टिंग के लिए भेजना है, बिकॉज जीनोमिक टेस्टिंग नहीं करेंगे तो ओमिक्रॉन पता नहीं चलेगा। So isolation, strict isolation, institutional isolation, अब अगर नेगेटिव है तो होम क्वारंटाइन करना है। तो हम लोग लर्न सीख रहे हैं, इट्स अ लर्निंग कर्व, जैसे डॉक्टर साहब भी बता चुके हैं। और उसके साथ साथ वैक्सीन का भी रिसर्च करना है। जैसे हमने बताया 45 to 52% ऑफ जेनेटिक चेंजेस हुआ वायरस में, उसके साथ साथ 26 to 30% चेंजेस ऑफ द म्यूटेशन इन स्पाइक प्रोटीन हुआ। तो काफी वायरस बदल चुके हैं, तो इसी हिसाब से नया वैक्सीन का भी जरूरत है, जो इस वायरस के लिए हमारे अंदर एंटीबॉडी तैयार करे, जो ओमिक्रॉन के साथ लड़ सकते हैं। तो रिसर्च, जीनोमिक टेस्टिंग, रिसर्च मीन वैक्सीन प्रोडक्शन, साथ साथ वी हैव टू इम्प्रूव एंड कंटिन्यू सो दैट वी आर एबल टू टैकल। बिल्कुल डॉक्टर अनीता, ये हमें जो है एहतियात बरतने की जरूरत है, जैसे आप लोगों ने बताया। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़कर आपने बताया कि लगाम कैसे आखिरकार लगेगी और कितना हमें एहतियात बरतने की जरूरत है। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।